हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं मिड टर्म एग्ज़ाम फॉर क्लास 7। सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक विज्ञान। समय रहेगा 2 घंटा 30 मिनट। अधिकतम अंक रहेंगे आपके 60। इस वीडियो में हम इस पेपर को हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी ये आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया गया है। सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रश्न पत्र में बच्चों आपको 6 खंड मिलेंगे, क ख ग घ ड़ और च, और कुल प्रश्न मिलेंगे 14। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में प्रश्न 1 से 15 तक बहुविकल्पीय रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। 2 से 5 तक आपके 2 अंक के रहेंगे। 6 एवं 7 आपके 3 अंक के रहेंगे। ठीक है, और प्रश्न 8 और 9 आपके जो है 5 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं। और खंड अ प्रश्न संख्या 10 से 13 तक ये केस आधारित प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा। क्लियर? तो देखिए खंड क दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र जो है वो नहीं है। प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है? जो प्रकृति से बने हैं वो प्राकृतिक पारितंत्र हैं। तो इसमें पहाड़, समुद्र, वन ये सब प्रकृति ने हमें दिए हैं, लेकिन सड़क वो मनुष्य ने खुद से बनाई है। तो ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं होगा। सही मिलान का चयन करना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है वो क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत वो क्रोड कहलाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से शैल के प्रकार हैं? तो कौन से शैल के प्रकार हैं? अवसादी, कायंत्रित और आगन्य, तीनों ही ये शैल के प्रकार हैं। तो आंसर हमारा डी है जाएगा। निम्न में कौन सी भूकंपीय तरंग नहीं है? तो देखिए पी, एस, एल ये तीनों ही भूकंपीय तरंग है, लेकिन वाई जो है ये भूकंपीय तरंग नहीं है। निम्न में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो कौन सी गैस है? वो ओजोन गैस है, जो हमें पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती है उनसे बचाती है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1950 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति बतानी है आपको। तो राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन आपको करना है। इसमें भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है, हमारा संविधान जो है सभी को समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी को। तो ये अनुच्छेद 15 नहीं है, अनुच्छेद 17 के तहत ऐसा किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। सार्वजनिक स्थलों को केवल कुछ ही लोगों के लिए आरक्षित किया गया है, तो ऐसा नहीं है। सार्वजनिक स्थलों को सभी लोगों के लिए जो है सभी लोगों के लिए अब ओपन है। तो हमारा कथन 1 क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोस्टारिका के संदर्भ में सही है? तो आपको बताना है कोस्टारिका के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ए हो जाएगा। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, नीचे 2 कथन 1 और 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो भारत में केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल सार्वजनिक सेवा उपलब्ध है। भारत में केवल निजी सेवाएं उपलब्ध हैं, ऐसा भी नहीं है। सार्वजनिक भी हैं, निजी भी हैं। तो दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। तो आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध जो है वो खिलजी वंश से है? तो अलाउद्दीन खिलजी का संबंध खिलजी वंश से है। सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो अकबर ने जो है वो सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण, इनको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन दिया गया है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वर्षों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ठीक है, ये सही है। और कन्नौज के ऊपर शासन की लड़ाई लंबी चली और इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर इसमें बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए कथन और कारण कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन जो है वो आपको यहाँ पर करना है। कथन 1 दिया गया है,
कि पांडुलिपियाँ इतिहास के स्रोत हैं। तो बिल्कुल ठीक है, पांडुलिपियाँ इतिहास के स्रोत हैं जिनसे हमें जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है बच्चों। कथन 2 है, अभिलेखा सागर में पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये भी ठीक है, तो दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सही हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खंड ख दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है, इतिहास के काल विभाजन को लेकर इतिहासकारों का क्या नज़रिया होता है, वर्णन कीजिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आंसर करेंगे। तो देखिए, इतिहास के काल विभाजन को लेकर इतिहासकारों का नज़रिया क्या रहा है। इतिहासकार अतीत को समझने में आसानी के लिए इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं। आधुनिक इतिहासकार इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था यानी मिड डे मील की जो व्यवस्था है उसकी किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। और अथवा वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार जो है सुनिश्चित करता है। आंसर रहेगा, मध्याह्न भोजन व्यवस्था की 2 विशेषताएं ये रहेंगी। विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है और इससे बच्चों की उपस्थिति और पोषण स्तर भी बढ़ता है। अथवा में दिया गया है, संविधान समानता कैसे सुनिश्चित करता है। तो संविधान जो है वो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है वो नहीं किया जाता है, निषिद्ध है। निषिद्ध यानी नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व का विश्लेषण आपको करना है। अथवा में दिया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के मध्य अंतर जो है वो स्पष्ट करना है। आंसर रहेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित सस्ती और निःशुल्क सेवा जो है वो होती है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, जबकि निजी स्वास्थ्य सेवा जो है वो क्या होती है, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित होती है, संस्थाओं द्वारा संचालित होती है और ये जो है महंगी होती है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो महंगे हैं, जबकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो कैसे हैं, निःशुल्क है। इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल यानी निजी सेवाएँ जो है, अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवा तो चलो हॉस्पिटल्स और ये सब आ जाएगा, लेकिन अगर निजी सेवा की बात करें तो जैसे पब्लिक सेक्टर जो है वो महंगा होता है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सारा निःशुल्क होता है या सस्ता होता है। स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व भी आप यहाँ से देख सकते हो। स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को क्या करती है, बीमारियों से बचाती हैं और उनका इलाज करती हैं और इनसे जीवन स्तर और कार्य क्षमता बढ़ती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, वस्तु विनिमय प्रणाली का विश्लेषण आपको करना है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, देखिए इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तुओं के बदले किया जाता था। इसमें समस्या यह थी कि ज़रूरत मिलान करना कठिन होता था और मूल्य तय करना मुश्किल था। तो इसमें यदि एक के पास ज़्यादा वस्तु है, दूसरे के पास दूसरी वस्तु ज़्यादा है, तो आदान प्रदान कर लिया जाता था चीज़ों का, उसी को कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। उस समय मुद्रा का चलन नहीं था कि एक वस्तु को खरीदने के लिए पैसे दे दिए जाएँ, ऐसा नहीं था। जिसके पास जो वस्तु ज़्यादा होती थी वो दे दी जाती थी। लेकिन इसमें समस्या यही थी कि ज़रूरी नहीं होता कि कई बार जो वस्तु एक व्यक्ति के पास है उसको उस वस्तु की दूसरे व्यक्ति को ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए कई बार इसमें इस तरह से मूल्य तय करने में भी परेशानी होती थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट खंड ग दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है। प्रश्न 6, नदियों के कोई 3 कार्य लिखिए अथवा हिम नदी के कोई 3 कार्य लिखिए। नदियों के 3 कार्य क्या होंगे। नदियाँ जो है वो पीने, सिंचाई और उद्योगों के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। परिवहन और बिजली उत्पादन में सहायक है नदियाँ। उपजाऊ मिट्टी लाकर खेती में क्या करती हैं, मदद करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है हिमनद के कोई 3 कार्य बताने हैं। तो हिमनद जो है वो क्या है, ताज़े पानी का भंडारण करते हैं, घाटी और भू आकृतियों का निर्माण करते हैं और पिघल कर जो है क्या करते हैं, नदियों में जल उपलब्ध कराते हैं, जिनका उपयोग हम मनुष्य अपने जो रूटीन वर्क है उसमें करते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 1920 के दशक में आपका जन्म समोआ द्वीप पर हुआ होता तो आपसे किस प्रकार की भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती, वर्णन आपको करना है। अथवा में दिया गया है, घरेलू कार्य के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो आंसर क्या रहेगा, 1920 में समोआ द्वीप पर जन्म होने पर अपेक्षित भूमिकाएं। तो लड़कों से खेती व मछली पकड़ने का कार्य कराया जाता, लड़कियों से घरेलू कार्य और छोटे बच्चों की देखभाल की अपेक्षा होती, सभी को परिवार और समाज की परंपराओं का क्या करना होता, पालन करना होता। ये समोआ द्वीप पर जन्म होने पर अपेक्षित भूमिकाएं होती। घरेलू कार्य का महत्व क्या होता है कि यह घर को व्यवस्थित रखता है और परिवार को सुविधा देता है। यह समाज और अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, योगदान करता है। नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रकार का प्रश्न रहेगा। 5 नंबर के ये प्रश्न है, जिसमें से दोनों में से कोई एक करना है और एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों की आपको व्याख्या करनी है।
तो आंसर रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। वायुमंडल की परतें जो है वो क्या हो जाएंगी, सबसे पहले क्षोभ मंडल, इसमें मौसम परिवर्तन होता है, तब फिर समताप मंडल, ओजोन परत सूर्य की किरणों से रक्षा करती है, मध्य मंडल जो उल्काएं हैं उनको जलाता है, उसके बाद आता है ताप मंडल, रेडियो तरंगों के लिए उपयोगी है, और सबसे भारी है बहिर्मंडल, सबसे भारी परत जो कि हमें अंतरिक्ष से जुड़ती है। ठीक है, तो ये 5 परत हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल के संगठन का वर्णन करना है। तो देखिए वायुमंडल का संगठन जो है यहाँ पे आपको दिखाना है। तो गैसें हैं वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। जलवाष्प है, वर्षा और मौसम परिवर्तन में सहायक हैं। धूलकण है, बादल बनने और वर्षा में सहायक है। तो ये क्या है, वायुमंडल का संगठन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व प्रणाली की समीक्षा जो है वो आपको करनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व प्रणाली क्या है, भूमि का सही मापन करवाकर वसूली की। ठीक है, कर सीधे किसानों से लिया गया, बिचौलियों की शक्ति क्या हो गई, कम हो गई, उपज का लगभग आधा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। इस व्यवस्था से राज्य की आय बढ़ी और प्रशासन जो है वो क्या हुआ, मजबूत हुआ। अगला प्रश्न देखिए, खंड अड़ केस आधारित प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले अनुच्छेद पढ़ लीजिए। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता जो है क्या करती है, एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। अपने आसपास भी आप अपने माता पिता से इस बारे में बात कर सकते हो कि आपके क्षेत्र का जो है विधानसभा का सदस्य यानी आपका विधायक कौन है, तो वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। अब किसी राज्य के लिए कानून बनाने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था जो है वो क्या है, तो कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था है, विधानसभा होती है। ठीक है, कौन सी संस्था होती है बच्चों, विधानसभा। उसके बाद है विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। ठीक है, जनता मतदान के द्वारा करती है, मतदान के द्वारा, तो आप लिख सकते हो मतदान के द्वारा। क्लियर। उसके बाद है राज्य के को छोटे छोटे क्षेत्रों में क्यों विभाजित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो क्यों विभाजित किया जाता है, ताकि सभी लोग जो है जो निर्वाचन होगा उसमें भागीदारी ले सकें, उसमें भागीदारी अपनी दिखा सकें और अपना वोट जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। देखिए पहले का आंसर क्या रहेगा, राज्य की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था विधानसभा। विधायक का चुनाव कौन करती है, जनता मतदान से करती है। और राज्य को छोटे क्षेत्रों में इसलिए बांटा गया ताकि हर क्षेत्र की जनता जो है, हर क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हॉर्स अक्षांश की सीमा का उल्लेख आपको करना है। तो देखिए हॉर्स अक्षांश जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 30 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिण। तो हॉर्स अक्षांश क्या हो जाएगा, 30 डिग्री से 35 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख सकते हो उत्तर और दक्षिण, तो ये लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। तो व्यापारिक पवनें आप देख सकते हो, ये जो है उच्च दाब की तरफ से जो पवनें आ रही हैं वो कौन सी पवनें हैं, वो व्यापारिक पवनें हैं। तो व्यापारिक पवनें क्या है, यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। व्यापारिक पवनें जो है वो निम्न दाब पट्टी की ओर, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पट्टी की ओर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों से जो स्थायी पवनें बहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये क्या है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं जो इस तरफ से जो है निम्न दाब से आती हैं, और इस तरफ ये पवनें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हो जाएंगी। उसके बाद भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निम्न दाब क्यों पाया जाता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे क्या होता है, देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे यहाँ पर जो है तापमान ज़्यादा होता है। क्लियर। वर्ष भर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ का तापमान बहुत अधिक रहता है। अत्यधिक तापमान के कारण वायु तीव्रता से गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठी वायु के कारण सतह पर निम्न दाब का क्षेत्र जो है उसका निर्माण हो जाता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चंगेज़ खान के नेतृत्व में
मंगोलों ने 1219 उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनको धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। तो इसमें अब दिया गया है जो चंगेज़ खान था वो कौन था। तो आंसर रहेगा चंगेज़ खान कौन था, मंगोलों का प्रमुख और महान जो है वो विजेता था। अगला प्रश्न रहेगा चंगेज़ खान ने दिल्ली पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया। तो इसका आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ठीक है, उनके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो लिख देंगे यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। उसके बाद सल्तनत के शासकों को बड़ी स्थायी सेना खड़ी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर यहीं से लिख देंगे कि दिल्ली, यहाँ से कर देंगे शुरू, दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी, ठीक है। तो जो धावे थे यानी आक्रमण थे वो बढ़ गए थे जिसके कारण ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका आंसर रहेगा 12.3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो हमें स्वास्थ्य जो सुविधाएँ हैं उनकी आवश्यकता क्यों है। तो हमें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है, तो बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है। आप लिख देंगे बीमारियों से बचने के लिए। नेक्स्ट देखिए विज्ञान की प्रगति ने चिकित्सा सुविधाओं में किस प्रकार सहायता पहुंचाई है। तो नई तकनीकें और विधियां जो है उनकी वजह से। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध कराकर, ऐसे जो है कराकर। ये आंसर आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा 13.2। उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर कर लेंगे कि गरीब और ग्रामीण लोगों को ताकि सस्ती चिकित्सा वो उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए सरकार वो क्या करते हैं, सरकार जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं चलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खंड 6 दिया गया है, मानचित्र कौशल आधारित प्रश्न है। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित 5 को आपको क्या करना है, इसमें चिन्ह की सहायता से दर्शाना है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, कन्नौज और राजस्थान। तो यहाँ से आप कर लेंगे नंबर 1 तो आपको दिल्ली बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ये क्या है, दिल्ली है। उसके बाद नंबर 2 पे आपको आगरा बताना है, तो यहाँ पे यूपी में यहाँ पे ये क्या है, आगरा, और इसके जस्ट ऊपर क्या है, मथुरा, ठीक है। ये नंबर 3 पे मथुरा हो जाएगा और नंबर 2 पे क्या है, आगरा है। उसके बाद इलाहाबाद पूछा गया है आपसे या प्रयागराज, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लोकेशन हो जाएगी इलाहाबाद की। उसके बाद आपसे कन्नौज पूछा गया है, यहाँ पर कन्नौज है, और राजस्थान पूछा गया है, तो ये क्या है, राजस्थान है। क्लियर, तो इस तरह से आप मैप जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था बच्चों कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पता चलेगा, साथ ही जो पेपर का न्यू पैटर्न है वो पता चलेगा, और आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ से अच्छी हो जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।